है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं हूं मानस पांडे। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, आज से हर हफ्ते, मतलब आप मोस्ट प्रोबेबली याद रखिए संडे को मैं आपको डेली एक प्रश्न पत्र का कोई एक प्रश्न हल कराऊंगा और एक प्रश्न मैं आपको हल करने को दूंगा, ठीक है ना। आने वाले समय में मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपी पीसीएस के मेंस के लिए पूरी नोट्स और कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे उसके प्रैक्टिस के लिए मैं टॉपर्स कोड पे बाकायदा एक अपलोड कर दूंगा, ठीक। सॉल्यूशन पहले क्या होगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, अपना उत्तर लिखेंगे, फिर उसका आइडियल सॉल्यूशन भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस मेंस में ना टोटल 4 पेपर होते हैं जीएस के। कितने पेपर? 4 पेपर जीएस के होते हैं, प्लस 2 पेपर होते हैं यूपी स्पेशल के, तो 5 6। और उसके पहले क्या होता है, हिंदी। सबसे पहले हिंदी और क्या होता है, ऐसे होता है। तो याद रखिए, टोटल 4 तो 6 तो 8 प्रश्न पत्र होते हैं यूपी पीसीएस मेंस में। आज मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने यूपी पीसीएस मेंस लिखने का मौका आपको मिले तो आप यूपी पीसीएस मेंस में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आज जीएस का जो पेपर 1 है, कौन सा? जीएस का पेपर 1, ठीक। पहले मैं बता दूं आप, तो जीएस का जो पेपर 1 है, चाहे 4 पेपर जीएस के हैं, चारों के चारों कितने नंबर के हैं? 200 नंबर के हैं, याद रखिएगा। 4 जीएस के पेपर होंगे, 4 के चारों 200 नंबर के होंगे, ठीक। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको जीएस नंबर 4, जीएस पेपर 4 में मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से उतना आप रट के जाएंगे तो कैसा भी प्रश्न आए आप उसमें अच्छा ही लिख के आएंगे, ठीक। एथिक्स वाले पेपर में आपको अगर जानना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो एथिक्स का मेरा कुछ पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, 5-6 वीडियो, आप ज़रूर देख लीजिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एथिक्स क्या है आपको यही समझ में आ जाएगा अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो चलिए शुरू करता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि प्रश्न पत्र 1 में, या फिर कहा जाए चारों जीएस के पेपर में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, भाग ए और भाग बी। जो भाग ए होता है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं। कैसे क्वेश्चन रहते हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 10 छोटे प्रश्न हैं और 10 बड़े प्रश्न हैं, याद रखिए। सेक्शन ए में 10 प्रश्न हैं, 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी में 10 प्रश्न हैं, 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आपको 125 शब्द लिखने हैं और यहाँ पे आपको कितने शब्द लिखने हैं? 200 शब्द लिखने हैं। तो 200 वर्ड्स लॉन्ग आंसर में, 200 वर्ड्स शॉर्ट आंसर में। टोटल कितने प्रश्न? 3 घंटे में 200 नंबर में आपको कुल 20 प्रश्नों का जवाब देना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, मेरी बात याद रखिए, 10 प्रश्न से ऊपर आप कर भी नहीं पाएंगे सही से। आधा से ज़्यादा समय आपका सोचने में चला जाएगा। तो इसलिए किसी भी, याद रखिएगा, प्रीलिम्स पढ़ पढ़ के निकाला जाता है, लेकिन मेंस लिख लिख के प्रैक्टिस करके ही निकाला जाता है। तो मैं आपको डेली प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, हफ्ते में 1 दिन। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता होगा कि मेंस ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि भैया 6 लाख लोग पेपर देते हैं, 6,000 लोग मेंस देते हैं। 6 लाख लोग क्या देते हैं? प्रीलिम्स देते हैं, और 6,000 लोग मेंस देते हैं। तो अगर आप ये 6,000 की गिनती में आ गए ना, तो ये 6,000 में क्या होता है जानते हैं? 2,000 ऐसे बच्चे रहते हैं जिनकी इंग्लिश की राइटिंग बहुत ख़राब रहती है, बचते हैं 4,000, ठीक। इन 4,000 में 500 बच्चे तुक्के से आ जाते हैं, बचते हैं 3,500। इन 3,500 में कुछ को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन में दिक्कत होती है, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, या कुछ लोग मज़े मज़े में दे रहे होंगे। जो असली कंपटीशन होता है जानते हैं वो सिर्फ कितने में होता है? ये बात आप मेरी लिख लीजिएगा, 3,000 लोग, चाहे कितना भी हो, 3,000 लोग पूरा दम लगा के तैयारी करते हैं मेंस के लिए, ठीक। तो अब आ जाइए सबसे पहले जीएस पेपर नंबर 1 में। सारे प्रश्न कंपलसरी हैं, आपके सामने दोनों सेक्शन देखिए। ये 2023 का जीएस पेपर 1 है, ठीक। मैं एक प्रश्न आज आपको करके बताऊंगा। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था, अच्छा हाँ, यहाँ सबसे ज़रूरी क्या है, मैंने आपको बोला था 2 दिन आपको एक ही काम करना है, सिलेबस रटना है। तो जब मैं ऐसा कह रहा था तो आपको कुछ लोगों को लगा होगा कि यार बेवकूफ़ आदमी क्या, क्यों सिलेबस रटवा रहा है। अब देखिए, सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा हुआ है व्यक्तित्व। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तित्व, ये शब्द लिखा हुआ। अगर आपने ध्यान किया होगा, मैंने आपको जोर दे के बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में समय, घटनाएं, व्यक्तित्व, कुछ देखिए, घटना, व्यक्तित्व, घटनाओं का कारण, ये टॉपिक है किसका? मेंस का। तो उनमें एक व्यक्तित्व जरूर आता है, याद रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे एक घटना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका,
ठीक, सर सैयद अहमद खान के योगदान में एक टिप्पणी। तो आज मैं आपको सबसे पहला प्रश्न कराने जा रहा हूँ। एक प्रश्न मैं आपको करने को दूंगा और एक प्रश्न मैं आपको लिखने को दूंगा। ठीक, उसको आपको किसी से चेक नहीं कराना। कल की डेट में उसका आंसर मैं दूसरे वीडियो बना के दूंगा। ठीक है ना। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि यार आपने क्या लिखा और मैंने क्या बताया। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए देखिए, मैं पहले बता दूँ, पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको दूंगा क्वेश्चन। एक प्रश्न मैं आज आपको लिखने को दूंगा। ठीक है ना। तो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, लेकिन हाँ एक दो जो जो इंपॉर्टेंट, टॉपिक बाय टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर करवा दूंगा। ठीक, पहले ही मैं बता दूं, देखिए यूपी पीसीएस में क्या है, यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं ना वो फैक्ट आपको ज़्यादा रटे होने चाहिए, वही फैक्ट आपको लिखने हैं। तो अब यहाँ पे आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान साहब के योगदान पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। राइट शॉर्ट नोट्स। जब भी लिखे कि टिप्पणी करनी है तो टिप्पणी करने में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें भी बता सकते हैं। ठीक है ना। अंत हमेशा अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो शुरुआत करते हैं इसका, इस प्रश्न का उत्तर। पहली बात, ये प्रश्न कौन सा है, लॉन्ग आंसर एक शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर कितने वर्ड लिखने हैं, 125 वर्ड। यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर आप ज़्यादा चीता बन के 125 से ज़्यादा लिख देते हैं तो कैसे आका जाता है, मैं आपको बता दूं। एक लाइन का मतलब होता है 10 वर्ड, याद रखेंगे आप। एक लाइन का वर्ड मतलब कितना है, 10 शब्द। एक लाइन में कितने शब्द आते हैं, 10 शब्द। तो 125 वर्ड में कितने होंगे, 12.5 लाइन। ठीक है, आपको कितनी लिखनी है, 12.5 लाइन गिन के लिखनी है। ऐसा एक जनरली मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, सेक्शन ए, 125 वर्ड में लिखना है। प्रश्न क्या है, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान के बारे में टिप्पणी करिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, किसी भी चीज़ को लिखिए तो अपने आंसर को मेंस में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरे हिसाब से आपको 3 पार्ट में, और बहुत सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही होता है, इंजीनियरिंग टेक्निक। सबसे पहला पार्ट में आपको इंट्रो लिखना होगा। ठीक, इंट्रोडक्शन। ज़रूरी नहीं कि आपकी इंट्रोडक्शन नाम लिखें, लेकिन हाँ, चाहे आप इंट्रोडक्शन लिख के करें चाहे आप पैराग्राफ में लिख दें, दोनों कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला वाला जो आपका सेक्शन होगा, 3 बढ़िया से पैराग्राफ की तैयारी करनी होती है आपको। एक तो होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन कंटेंट, और तीसरा कंक्लूजन। आप अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, याद रहेगा ना। आप अपने आंसर को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन। काहे का इंट्रोडक्शन भैया, जैसे कोई भी प्रश्न पूछता है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि पूछता है वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। तो भैया किसी भी चीज़ को, कि राम, पहले मतलब कोई भी घटना के बारे में आपको पूछे कि 1857 की घटना या सर सैयद अहमद खान के योगदान पे, जैसे मैं आपको दूसरे प्रश्न पे बताता हूँ कि दूसरे प्रश्न में पूछ रखा है अहमद खान साहब का योगदान बताइए, लेकिन इंट्रो में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जिस चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है क्या। जैसे सर सैयद अहमद खान साहब कौन थे, उनका क्या रोल रहा। ठीक, फिर आपको बताना होगा मेन कंटेंट में आप लिखेंगे एजुकेशन में क्या रोल रहा। जैसे प्रश्न क्या है, आधुनिक शिक्षा में इनका क्या योगदान था। ठीक, लेकिन इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनके बारे में लिखेंगे इंट्रो में। ठीक, दूसरा पार्ट आता है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में आप क्या लिखेंगे, मेन एरिया, कि शिक्षा के क्षेत्र में या आधुनिक शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा। तीसरे में हो जाता है कंक्लूजन, कुछ कमियां बताएंगे, उसके बाद फिर कुल मिला के अच्छा हुआ। तो टोटल आप अपने आंसर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे होते, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक लिख के देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहीं क्रिटिकल विवेचना करनी है, कहीं टिप्पणी करनी है, कहीं एक्सप्लेन करना है, इन सब के में क्या अंतर है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। मूल्यांकन, जैसे देखिए इवैल्यूएशन जो है कह दे, इवैल्यूएट करना है, तो वहाँ पे आपको एक एक पहलू पे ध्यान देना होगा। ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल एक प्रश्न को कैसे लिखते हैं ये समझिए। 8 नंबर का प्रश्न है, 12-13 लाइन लिखनी है आपको। तो ये है सामने आपके सबसे पहला पार्ट। याद रखिए अपने उत्तर को कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। ये शब्द आपको ना लिखना हो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने उत्तर को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला क्या, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन पूछा है, सर सैयद अहमद खान ने क्या योगदान दिया आधुनिक शिक्षा में। तो पहले आप इंट्रो में सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखेंगे कि सर सैयद अहमद खान जी ने इंस्पायर किया मुस्लिम कम्युनिटी को। क्यों इंस्पायर किया, आधुनिक शिक्षा को, मतलब मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि जो उनके मन की रूढ़िवादी सोच है उनको वो ख़त्म कर सके। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, सर सैयद अहमद खान
इंस्पायर्ड, ही वॉज ए मुस्लिम लीडर, सिंपल आप यहाँ से लिख सकते हैं, सर सैयद अहमद खान वॉज ए फेमस मुस्लिम लीडर, ही इंस्पायर्ड मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट मॉडर्न एजुकेशन कल्चर एंड थिंकिंग टू स्प्रेड न्यू कॉन्सेंसेस, मतलब नई चेतना, कॉन्शियसनेस सॉरी, ठीक, ये कभी कभी गड़बड़ा जाता है बोलते बोलते, ठीक, कॉन्शियसनेस, आधुनिक चेतना, ठीक है ना। ही बिलीव्ड दैट, उनका ऐसा मानना था कि इंग्लैंड और जो अदर कंट्री हैं उन्होंने अपनी सारी ताकत और सारी पावर जो पाई वो किसके हिसाब से, आधुनिक शिक्षा और शक्ति के बल पर ही पाई, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सिंपल सा लिखा क्या कि सर सैयद अहमद खान वॉज ए फेमस मुस्लिम लीडर, ही इंस्पायर्ड मुस्लिम कम्युनिटी टू अडॉप्ट मॉडर्न एजुकेशन कल्चर एंड थिंकिंग टू स्प्रेड न्यू कॉन्शियसनेस, या फिर हिंदी में कहा जाए ये कैसे विचारक थे, एक महान मुस्लिम नेता थे और ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय में नई चेतना को जागृत करने के लिए उन्हें आधुनिक शिक्षा चिंतन पद्धति को अपनाने को प्रेरित किया। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जो यूरोप के देश हैं वो इतना आगे बढ़े हैं, वो इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि वहाँ पे विज्ञान पढ़ाई लिखाई होती है, इस वजह से आगे बढ़े हैं। ये तो हो गया इनकी भूमिका। मुख्य मुद्दा क्या है, इन्होंने आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान दिया, तो अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स में लिखना है, याद रखिए। ये कभी ऐसे गोला आमतौर पे आपको नहीं बनाना चाहिए, आपको कैसे बनाना चाहिए ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला ये, ठीक, इस टाइप का आप सिंपल बनाइए, नंबर 1, ठीक, सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये बॉडी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, सिंपल आप लिखेंगे, भूमिका भी आप नहीं लिखेंगे। आपको 3 पैराग्राफ लिखना है, पहले पैराग्राफ में उनके बारे में, दूसरे पैराग्राफ में पॉइंट वाइज, सब समझ में आता है, एग्जामिनर को पता है कि 3 हिस्से का पार्ट होता है, ठीक है ना, अभी बहुत पुराना हो चुका है, सबको पता है। आ जाइए, अब उन्होंने सबसे पहला क्या किया, इनका कंट्रीब्यूशन आधुनिक शिक्षा में क्या था, इन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले और जितनी किताबें थी ना उनको इन्होंने उर्दू में अनुवाद करवाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले और पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद कराया। पहला प्रश्न, पहला इसका दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या होगा पॉइंट, इनको मुस्लिम शैक्षिक अवसरों को बदलने में, याद रखिएगा, इनको क्यों जाना जाता है, इनको मुस्लिमों को, जो मुस्लिम शिक्षा को, मुस्लिमों को नई शिक्षा के लिए अपॉर्चुनिटी, मतलब लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता था, ठीक। इनका ऐसा मानना था कि मुस्लिम तभी बढ़ेंगे जब वो आधुनिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इनका यही मानना था कि वो तब आगे बढ़ेंगे जब उन्हें आधुनिक शिक्षा मिले। इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया, अलीगढ़ आंदोलन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे जब ये टू अकम्प्लिश दिस, ये वाले पार्ट पे आपको अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा करना है। टू अकम्प्लिश दिस, देखिए सबसे पहला, जैसे ये पहला आपने ये पहला लिखा, पहला ही ओपन स्कूल इन टाउन एंड गॉड बुक ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, इसमें आप अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा करिए। तो एग्जामिनर का ध्यान ना सीधे यहीं पे जाएगा, इन्होंने किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट कराया। दूसरा, इनको जाना जाता है मुस्लिम शिक्षा के लिए और इन्होंने मुस्लिमों के आधुनिक शिक्षा की बात की। इसीलिए इसको अचीव करने के लिए इन्होंने क्या शुरू किया, अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया। अगला, इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शुरू किए, जिनमें सबसे फेमस था मोहम्मदान एग्नो ओरिएंटल कॉलेज, MAOC, जो आगे चल के क्या बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, ये आगे चलकर अलीगढ़ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, याद ठीक है। और यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों में नई चेतना या फिर पुनर्जागरण का बहुत बड़ा कारण बना। सर सैयद अहमद खान ऐसा समझते थे कि आधुनिक विज्ञान और शिक्षा पद्धति, ये मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो ये मुस्लिमों के लिए अवरोध बन जाएगा, ठीक है ना। कितने पॉइंट हो गए, देखिए ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट, ये हो गया 3 पॉइंट, ये हो गया 4 पॉइंट। 4 पॉइंट आपने लिख दिया और ये 5वां पॉइंट, ये 5 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो 5 पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, 10, देखिए मैं आपको काउंट कर देता हूँ, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, ठीक, 80, 90, 100, 110 हो गया। इतना लाइन कितना हो गया, लगभग 10 से 11 लाइन आपने ऑलरेडी लिख लिया। अब सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। याद रखिएगा, कंक्लूजन में आपको थोड़ा नेगेटिव और फाइनल में पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे जो लिखा है ये सही नहीं है, मैं इसको सही करके आपको बताता हूँ, मैंने गलत लिखा है फिर मैं आपको उसको सही करके बताता हूँ। इसमें होगा, याद रखिएगा, सर सैयद अहमद का मुस्लिम, बहुत शक्तिशाली मुस्लिम राजनेता रहे, परंतु उनके द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रचार, जिसकी वजह से बाद में पाकिस्तान की, तो आप निष्कर्ष,
सर सैयद अहमद खां सबसे शक्तिशाली मुस्लिम राजनेता रहे, परंतु उनके द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रचार अंत में पाकिस्तान की स्थापना का आह्वान करता था। इस ये इनका क्या था, नेगेटिव पॉइंट लिख दिया, ठीक है ना। पर उनके विचार मुसलमानों के विशाल बहुमत के विश्वासों का मार्गदर्शन करते थे, मतलब उनके जो आइडियाज़ थे बहुत सारे मुस्लिम उनको फॉलो करते थे। तो क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खां बहुत पॉपुलर और बहुत ही फेमस पावरफुल मुस्लिम नेता थे, लेकिन उनकी दो नेशन की थ्योरी ये थोड़ी सी क्रिएट करती है। तो देखिए, सबसे पहले आपने थोड़ा अच्छा लिखा, थोड़ा बुरा लिखा, और फाइनली में बट ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। आपको यहाँ पे ख़त्म करना है, मतलब इसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा, क्या, देयरफॉर या अतः सर सैयद अहमद खान जी ने मुस्लिमों के आधुनिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, थैंक यू सो मच। ये है, देखिए अब सुनिए, ये तो हो गया प्रीलिम्स के बाद मेंस का जवाब। अब आपको मैं आज का काम दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या, वैदिक साहित्य का परिचय। कितने, 12.5 लाइन लिखना है आपको, 12 ही लाइन लिखिएगा, ज़्यादा ना हो, याद रखिए, कम हो जाए एक लाइन चल जाएगा, ज़्यादा ना हो, इफ़ेक्टिव लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैदिक साहित्य का परिचय। आप इसका एक्सप्लेनेशन को बढ़िया अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर जब मैं आपको इसका आइडियल उत्तर बताऊंगा तब आप उससे मैच कराइएगा कि आपने और उसमें क्या अंतर रखा है, ठीक है ना। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं धीरे धीरे एक एक प्रश्न का जवाब आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।